नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में आपने देखा होगा। यूएनजीए की जो बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में अभी, वहाँ पे पाकिस्तानी पीएम कुछ झूठ बोल के आए हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। ये झूठ बोल के आए हैं यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल असेंबली। ठीक है, वहाँ पे ये बोल बोल के आए हैं। इन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ जीत का दावा इन्होंने पहली बात किया है। दूसरी इन्होंने बात की है कि हमने 7 फाइटर जेट गिराए। तीसरी इन्होंने बात की है कि कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा है। मतलब हिंदुओं को इन्होंने खतरा बताया है। किसने बताया? यह है नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान के पीएम है। ठीक है। अब यूएनजीए होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है। इसका 80वां यहाँ पे सेशन चल रहा है। ठीक है। इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र महासभा है। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो जर्मनी के हैं, एनालेन बियरबॉक। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और ये 2025 चल रहा है। तो आप 1945 से 2025 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 80 सेशन चल रहा है इस टाइम पे। ये यूएनजीए में हर साल इसकी मीटिंग होती है। ठीक है। अब इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसमें स्पेशल जो सत्र है वो भी होता है। इमरजेंसी बैठक होती है। ठीक है। हर देश का एक बोर्ड पड़ता है यहाँ पे। समझ रहे हो? जिससे छोटे देशों को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है। और इसमें कुछ मुद्दे होते हैं जो ग्लोबल मुद्दे होते हैं, जो दुनिया के मुद्दे होते हैं, वो उसमें यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है। जैसे जलवायु परिवर्तन हो, या कहीं गरीबी हो, या कोई युद्ध हो उसके बारे में। और जो मानवाधिकार पर भी चर्चा यहाँ पे होती है। ठीक है। अलग अलग मुद्दों का यहाँ पे प्रस्ताव पास होता है। ठीक है। तो आप इसके बारे में, अब इन्होंने वहाँ पे कहा क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। तो नवाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा है, 5 बातें कही हैं। पहली सुनते हैं। इन्होंने भारत पाक संघर्ष के बारे में कहा है। कब कहा है? कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई है। ठीक है। अब पाकिस्तान शांति चाहता है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष हुआ था, अभी हुआ था, जो पहलगाम में, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, जिसमें एक कश्मीर का स्थानीय नागरिक था, बाकी 25 पर्यटक लोग थे, वो मारे गए थे। इसी चलते भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और ये ऑपरेशन सिंदूर पे मतलब इनका जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में इन्होंने कहा कि हम भाई जीत चुके हैं। ठीक। पहली बात इनकी सुनते हैं। पहलगाम हमला जो हुआ है, अब जो जीत चुके हैं इसकी बात करते हैं कि जीते हैं या हारे हैं, इसकी आगे चर्चा करेंगे। पहलगाम हमले जो हुआ है इसके बारे में इन्होंने कहा है कि हमले के बाद निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की अपील की है, लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भाई पहले भी तो आतंकी हमले हुए थे भारत में। भारत ने साक्ष्य, सबूत, एविडेंस इनको दिए थे। लेकिन कब इन्होंने माना कि भाई आतंकी हमला हुआ है और हमारे देश ने वालों ने हमला किया है? कभी नहीं माना। इसीलिए अब की बार मतलब भारत ने सीधा मना कर दिया, कोई साक्ष्य नहीं देंगे आपको। ठीक है। तीसरी इन्होंने बात की है कि ट्रंप ने बात की है कि जो दक्षिण एशिया में जो जंग टली है, सॉरी, जो नवाज शरीफ बोले हैं कि जो दक्षिण एशिया में जो जंग टली है, इसलिए उन्हें ग्लोबल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अब इन्होंने नॉमिनेट किया है ट्रंप साहब को। पाकिस्तान के जो पीएम है, इन्होंने कहा है कि शांति पुरस्कार देना, मतलब नॉमिनेट करते हैं किसको? ट्रंप को। चौथी बात इन्होंने बात रखी है सिंधु जल समझौता। भारत, इन्होंने कहा है कि भारत ने एक तरफा जो सिंधु जल संधि है उसको तोड़ी है। ठीक है। और पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों के पानी के अधिकार की रक्षा करेगा। ठीक है। जब पहलगाम हमला हुआ था इसके बाद भारत ने इनकी जो सिंधु जल संधि है उसको तोड़ दिया था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कश्मीर के मुद्दे पर भी इन्होंने कहा है कि यूएनजीए की तरफ से एक निष्पक्ष जनमत संग्रह होना चाहिए और कश्मीरियों को खुद खुद फैसले लेने का अधिकार है। ठीक है। अब जो कश्मीर है, एक तो हमारा कश्मीर है। ठीक है। भारत का कश्मीर है। ठीक है। जो पाकिस्तान में है, उसको हम बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। अब पाकिस्तान वाले उस
उसको क्या कहते हैं, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो वो हिस्सा को ये लोग कह रहे हैं कि हम मतलब जनमत संग्रह हो, इसके बाद मतलब जो कश्मीर के जो लोग हैं उनको इस चीज़ का जो निर्णय वो खुद लें। ठीक है, इस बात पे इन्होंने कहा है। अब इनको यहाँ देख लेते हैं, ये आप ट्वीट देखिए। ठीक है, जिसमें कहा है इन्होंने, हमने युद्ध जीत लिया है, अब हम शांति चाहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने, अब खुद सोचिए आप, जो आदमी जो मतलब देश युद्ध जीत लिया है, ठीक है, और जीतने के बाद में आप खुद सोचिए उस टाइम पे उनके पाकिस्तान के डीजीएमओ की कॉल आती है भारत के डीजीएमओ से और कहते हैं कि भाई सीज फायर कर लो। समझ रहे हो? आप खुद सोचिए, आप यहाँ देखिए, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन करके कहा है प्लीज़ हमले रोक दो। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद फ़ोन करके भारत से लगाई थी सीज फायर की गुहार। ठीक है, अब खुद सोचिए आपकी कोई भी देश, ठीक है, आप तो मार रहे हैं, ठीक है, और सामने से कॉल आ रही भाई बचा लो मैं, अब बस इतना ही रखो। तो आप खुद सोचिए कि जीता कौन है। ठीक है, ये यूएनजीए की बैठक में कह रहे हैं कि हमने युद्ध जीत लिया है, ऐसे युद्ध जीता। ठीक है, इनके डीजीएमओ खुद कॉल करके भारत से कह रहे हैं कि भाई सीज फायर कर लो। हम्म, खुद हथियार डाल दिए। ठीक है, अब एक इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, इनकी कुछ बात कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं। ये क्या कहते हैं, जो सीएनएन की पत्रकार है वो इनसे पूछती है कि भाई जो मतलब है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान वालों ने भारत के फाइटर जेट गिराए हैं। ठीक है, तो सीएनएन के पत्रकार ने पूछ लिया आपको ये खबर कहाँ से मिली। ठीक है, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है आपके पास? तो उन्होंने कहा, क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एविडेंस इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। ठीक है, हमें ये जानकारी सोशल मीडिया के ज़रिए से मिली है कि भारत के जो फाइटर जेट है वो मतलब पाकिस्तान ने गिराए हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसलिए मतलब हमने आपको बताया है। आप सोचिए, ये डिफेंस मिनिस्टर, इनको इतनी जानकारी नहीं है कि हमने गिराए हैं कि नहीं गिराए हैं। सोशल मीडिया पे जानकारी है, उसको आप ये कह रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, एक आपको दिखाते हैं 7 मई की जो खबर है। ठीक है, इसमें जो पाकिस्तान के जो पीएम है ये संसद में बोलते हैं। अब इनका एक झूठ झूठ पकड़ो इनका, आपको झूठ पकड़ाते हैं। देखो इन्होंने मतलब क्या क्या कहा है, इसको पकड़िए। 7 मई 2025 को ये खबर आती है। ठीक है, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ क्लेम 5 इंडियन जेट इंक्लूडेड 3 फ्रांस मेड राफेल्स वेयर शट डाउन ओवरनाइट। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो जो 5 हमने इंडिया के जो फाइटर जेट है, ठीक है, वो हमने गिराए हैं। इसमें 3 फ्रांस मतलब इंक्लूडिंग है, समझ रहे हैं? मतलब ओवरऑल 5 गिराए हैं और 3 फ्रांस के हैं, समझे? और फ्रांस के कौन से हैं? राफेल। इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, 7 मई की ये खबर देखिए आप। ठीक, इसके बाद आती है, खबर आती है 28/5/2025 की खबर आती है कि पाकिस्तान शूट डाउन 6 इंडियन जेट इंक्लूडिंग 4 फ्रांस मेड राफेल। समझ रहे? ये भी कौन कहता है? पाकिस्तान के पीएम कहते हैं। इधर क्या कहा है कि 5 गिराए हैं। ठीक है, और 3 फ्रांस के राफेल गिराए हैं। इधर क्या खबर आती है, छः छः हमने फाइटर जेट गिराए हैं, इसमें हमने 4 फ्रांस के राफेल गिराए हैं। ठीक है, अब इनका देखते जाना। और आज जो यूएनजीए की जो बैठक हुई है, उसमें इन्होंने जो भाषण दिया है, उसमें इन्होंने पता है, एक फाइटर जेट और गिरा दिया। देखिए, इन्होंने कहा है कि आवर फाल्कन्स डिस्ट्रॉय 7 इंडियन जेट। समझे? इन्होंने 7 इंडियन जेट है उसको मार दिया। आप खुद सोचिए, इतना झूठ। पहले 5 थे, फिर 6 थे, फिर 7 थे, आने वाले टाइम में 8 भी हो सकते हैं। ये आप देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप, इनकी तर्ज पे ये भी चल रहे हैं। इनको भी कोई पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, जबकि जब इनके पास तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट पे तो तस्वीर मिल सकती है। ठीक है, कौन कब गिरे कहाँ गिरे कोई प्रूफ है?
कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक मीडिया में कोई प्रूफ नहीं आया, ना तो किसी नेता ने बताया है। जैसे भारत ने सारे प्रूफ दिए थे, ठीक है, जब ऑपरेशन किया था तो उनके जो आतंकी ठिकाने थे, जो उनके जो मारा था, उनके सारे एविडेंस दिए थे, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ट्रम्प बोलते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 फाइटर जेट गिराए हैं, ठीक है। ये खबर कितनी, वाशिंगटन डीसी की, डीसी में 23/7/2025 की खबर कही है। और कई बार तो ये कह चुके हैं कि 73 दिनों में, ये मतलब उस टाइम की बात है जब 23/7/25 की खबर आई थी, तब 73 दिनों में 25 बार तो ये क्रेडिट ले चुके कि हमने सीज फायर कराया है, ठीक है। जबकि अब भारत अपने संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है कि किसी भी तीसरे पर्सन ने, किसी भी तीसरे देश ने इसकी मध्यस्थता नहीं की। समझ रहे बात को? और ये बोल रहे हैं, अब आप समझिए, ये 23/7/2025 की खबर आती है, फिर ये 15/8/2025 की खबर सोचिए। तब ट्रम्प क्या कहते हैं, ट्रम्प कहते हैं कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 6 से 7 विमान गिरे और दोनों परमाणु युद्ध के लिए तैयार थे, मैंने विवाद सुलझाया। 6 महीने में 6 जंग रुकवाई। समझिए आप, ठीक। 5 फाइटर जेट, 6 7 फाइटर जेट, ना तो 6 क्लियर है ना 7 क्लियर है, दोनों का कोई पता नहीं है। समझ रहे कि कितने फाइटर जेट गिरे हैं, कोई नंबर नहीं है, नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं दोनों, कितना झूठ बोल रहे हैं। समझ रहे इसकी बात में? तो कही नहीं जाती है कि झूठ इतना बोलो कि सामने वाले को लगे कि हाँ यही सच है। समझ रहे तो वो हाल है। अब आप पाकिस्तान के जो जल जो सिंधु जल समझौता हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत ने जब पहलगाम हमला हुआ था तब उसको रद्द कर दिया था, ठीक है। इसको कहते हैं, इंडस वाटर सिस्टम में कुल 6 नदियां थी, ठीक है। अब 6 नदी कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये भारत से होकर जो गुजरती है और ये पाकिस्तान में गिरती है, ठीक है। ये पानी पाकिस्तान यूज करता था, ठीक, पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, इस संधि को रोक दिया, समझे, इस संधि को तोड़ दिया। किस भारत ने जब हमला किया इसके बाद तोड़ दिया, ठीक है। 1960 में भारत के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आयूब खान, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था ये सिंधु जल समझौता, ठीक। तो इसमें पानी का बंटवारा होता था। पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को 80% पानी दिया जाता था और भारत को 20% पानी दिया जाता था। आप कुछ सोचिए, घर में जब दो लोग होते हैं, मतलब पाकिस्तान बना तो भारत से ही, तो हम लोग ये चाहते हैं भाई तुम लड़ाई ना करो, हमसे तुम ज़्यादा पानी ले लो, ज़्यादा चीज़ें ले लो, लेकिन शांत तो रहो कम से कम, ठीक है। भारत ने उस समय यही किया, आपको वहाँ ज़्यादा पानी चाहिए था, भारत ने ज़्यादा पानी दे दिया। भारत 20% रखता था, इनको 80% पानी देता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी उनका कोई मतलब नहीं है, तो आतंकवादी पालते हैं, बस लड़ाई करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर पाकिस्तान को जो मिला था पानी वो सिंधु और झेलम और चिनाब का पानी मिला था, और भारत को मिला था रावी, बिहार और सतलज का पानी। 80% पाकिस्तान यूज करता था, 20% भारत यूज करता था। ये घटना हुई थी जाके पहलगाम हमला में, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब ये हमला हुआ था तो पहलगाम हमला, तो जिसमें जब 26 लोग मारे गए थे, तो उसकी जिस आतंकी ने मतलब ये ऑपरेशन मतलब किया था, या ठीक है, तो उसके जो संस्थापक, यानी कि टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है, इसने इसकी जिम्मेदारी ली थी, ठीक है। और इसने जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी लेने के बाद जैसे ही आतंकी हमला हुआ और उसने जिम्मेदारी ली कि हाँ हमला हमने करवाया, टीआरएफ फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। 4 दिन बाद टीआरएफ फ्रंट पलट गया कि हाँ भाई हमने तो ऐसा कोई ऑपरेशन किया नहीं, ठीक है। और ये फिर बाद में जो मतलब है इनकी जो संसद में, ठीक है, जो संसद में जो विदेश मंत्री ने संसद में कहा है, माना है कि इस आतंकी संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, ठीक है। ये कौन है? ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, समझ रहे, इन्होंने मतलब कहा है जैसे इस चीज़ के लिए। अब ऑपरेशन में ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या 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 था? 7 मई को पाकिस्तान के
पीओके पर मिसाइल दागी, ठीक है। और उसके जो लश्कर के जो जैश के जो हेडक्वार्टर थे, उसमें 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको मारा था। इसमें 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर हुए थे। सरकार ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, ठीक है। ये थे 9 ठिकाने, आप देखिए, पीओके, मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुर्दके, बहावलपुर, करनाल, ठीक है, तहराकला। तो इन जगह पे जो मतलब भारत के जो बॉर्डर पे जो बने थे ये आतंकी संगठन संगठन की मतलब जो संगठन है, उनके यहाँ पे केंद्र बने हुए थे। तो इनको डिस्ट्रॉय किया था भारत ने, ठीक है। अब पहलगाम जो हमले के बाद में पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ सख्त कदम थे उस टाइम पे। क्या उठाए उठाए गए थे? पहले तो अटारी बॉर्डर जो है उसको बंद किया गया था, ठीक है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के लोग आना जाना करते थे, उसको बंद कर दिया था उसी टाइम पे। दूतावास को बंद कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान में। अब मौजूदा भारत का दोनों का दूतावास बंद हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी मतलब जल संधि को रोक दिया गया था, ठीक है। पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा, इस पे बात हो गई थी। अब भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग बंद हो गया था। इन जो ये बातें हैं ये उस टाइम पे की गई थी। अब जो हमने आपको बताया था पाकिस्तान को नॉमिनेट ट्रम्प फॉर आ नोबल पीस प्राइज, इन्होंने नोबल पीस प्राइज के लिए इन्हें नॉमिनेट किया था। अब ये है नवाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम, और ये है, इनको आप समझ देखते हैं, ये आसिम मुनीर है, ठीक है। ये सेना के अध्यक्ष है। आपको सोचिए, भारत के तो कभी सेना अध्यक्ष गए नहीं अमेरिका, समझ रहे हो, या किसी देश में नहीं गए होंगे, आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। ये ऑफिशियल विजिट करने जाते हैं, यूएनजीए की बैठक हो रही है वहाँ पे ये लोग मिलने गए हैं, सोचिए पहले। मतलब इनकी नेता की कोई कदर नहीं है, समझे। इनकी नेता की कोई कदर नहीं है, भाई इसी की कदर है, ये समझ लो। आसिम मुनीर की। इसको आप देखिए, एक पॉडकास्ट हुआ हो रहा था, ठीक है। उसमें क्या हुआ जाके जो मुनीर को सस्पेंड करने के सवाल पर ये जो रक्षा मंत्री है ये फंस गए थे, ठीक है। क्या पूछ लिया गया था? देश सेना चलाती है या सरकार? इस चीज़ पे पूछ लिया था, ये क्वेश्चन उसने किया, ठीक। तो इन्होंने जवाब क्या दिया था? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिम है, उन्होंने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में सेना प्रमुख आसिम मुनीर को हटाए जाने के सवाल पर हड़बड़ा गए। फिर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरकार और सेना मिलकर दोनों दोनों देश चलाते हैं, ठीक है। आप सोचिए, दोनों देश चलाते हैं। अब इस मॉडल को इन्होंने नाम क्या दिया था? हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। ये पॉडकास्ट हो रहा था, इस पॉडकास्ट में इन्होंने दिया था ये जो है मशहूर न्यूज होस्ट ब्रॉडकास्टर मेहदी हसन ने इसका इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू पे उन्होंने पूछा था, ज़्यादातर देशों में सेना प्रमुख रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करता है, लेकिन आपके देश में आप रक्षा मंत्री होते हुए भी सेना प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं। क्या जनरल आसिम मुनीर आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है? दूसरे देशों में जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री शीर्ष जनरल को हटा सकता है, पाकिस्तान में क्या ऐसा नहीं होता है? तो रक्षा मंत्री बोले, हाँ, क्योंकि यहाँ उनका एक अलग मॉडल है, समझे। कौन सा मॉडल? हाइब्रिड मॉडल, समझ रहे बात को। और फिर होस्ट ने पूछा, हाँ, उसे लोकतंत्र कहते हैं? रक्षा मंत्री कहते हैं, नहीं, कुछ लोग इसे डीप स्टेट कहते हैं, समझ रहे। डीप स्टेट का मतलब हो जाता है जाके कि मतलब है ये सरकार में दखलबाजी, ठीक है, अंदरूनी दखलबाजी, समझ रहे, वो चीज़ है। अब इनकी तो भाई हम कह नहीं रहे, जब जब पीएम की वैल्यू नहीं है तो रक्षा मंत्री की क्या खाक वैल्यू होगी। अब ये देखो, जब ये भाषण हुआ जाके, ठीक है, जो मतलब है शहबाज शरीफ ने जब भाषण दिया, ठीक है, तो भाषण देने के बाद में जो हमारे राजनयिक हैं, भारतीय राजनयिक, वो पेटल गहलोत ने कहा है, ठीक है, कि इस सभा ने सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बेतुकी नौटंकी देखी है, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमामंडन किया है, जो उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है।
हालांकि किसी भी स्तर का नाटक और झूठ तथ्यों को छुपा नहीं सकता है। समझ रहे बात को? क्योंकि भारत ने तो सारे तथ्य रखे थे कि हमने यहाँ यहाँ मारा था, ठोका था। ठीक है, छिपा नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद यह वही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल 2025 को यूएस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की बर्बरता नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी। मैं एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन रेजिस्टेंट फ्रंट, जो टीआरएफ की बात की है, रेजिस्टेंट फ्रंट को बचाया था। ठीक है, आतंकवाद को फैलाने और निर्यात करने की परंपरा में लंबे समय से डूबा एक देश इस उद्देश्य के लिए सबसे हास्यास्पद पद आख्यान गढ़ने में कोई शर्म नहीं करता है। याद कीजिए कि उसने एक दशक तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। ठीक है, ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी था अमेरिका का, इसको पनाह दी थी पाकिस्तान ने। समझे? जबकि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदार होने का दिखावा करते हुए उसके मंत्रियों ने हाल ही में स्वीकार किया कि वे दशकों से आतंकवादी शिविर चला रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है भारतीय राजनयिक हैं जो यूएनजीए की बैठक में वहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, उन्होंने इसका जवाब अच्छे से दिया है। समझ रहे हो? फिर अपने विदेश मंत्री की बारी आती है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड वार्ता जो चल रही है, ठीक है, इसमें मतलब काफ़ी खटास हो चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से भारत के जो पीएम है वो गए नहीं है। ठीक है, तो भारत के जब पीएम पीएम गए नहीं तो विदेश मंत्री को यहाँ पे भेज दिया है। तो विदेश मंत्री ने यहाँ पे भाषण में कुछ बातें कही हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। इन्होंने आतंकवाद आतंक का सेंटर पाकिस्तान को बताया। बड़े आतंकी हमलों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी हैं। आतंकी ढांचे का खात्मा जरूरी है, ये इन्होंने संबोधन में कहा है। कुछ बातें, 6 बातें इन्होंने कही है पाकिस्तान के बारे में। भारत का पड़ोसी देश आतंकवाद का सेंटर रहा है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमलों की जड़ें उस देश तक जाती हैं। ठीक है, आतंकवाद पे बोले हैं पाकिस्तान में आतंकवादियों की तारीफ की जाती है। समझे? क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था तो कह रहे थे ये गनमैन आए हैं, गनमैन। समझे? आतंकवादी नहीं, गनमैन, ये बोला जाता है। आतंकवाद की फंडिंग रोकना जरूरी है। पहलगाम हमला हुआ था, यूएन आतंकवादी लिस्ट में इस देश के कई नागरिक शामिल शामिल हैं। समझे? पाकिस्तान के यूएन में कई लोग आतंकवादी इसमें लिस्ट में पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा। समझ रहे? अप्रैल में पहलगाम हमला किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में बोले भारत ने अपने लोगों की रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया है। टैरिफ पे बात की है उन्होंने। भारत हाई टैरिफ का सामना कर रहा है, क्योंकि भारत 50% टैरिफ भारत पे लगा हुआ है। ठीक है, और अभी 1 अगस्त को उन्होंने टैरिफ मेडिसिन पे, जो जेनरिक मेडिसिन है, ठीक है, उन पर उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है। 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे बात की है। दूसरी बात, इन्होंने एक लास्ट पॉइंट रखा, यूएन सुरक्षा परिषद पे इन्होंने कहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल यूएन के मेंबर 4 गुना बढ़े हैं। यूएनएससी की स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी। अब इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि जो यूएनएससी में जो स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा, जयशंकर ने बोला यूएनएससी में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि यूएस के सदस्य 4 गुना बढ़ चुके हैं। अब स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। समझ रहे हो? भारत लंबे समय से ये कह रहा है कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट दी जाए। समझ रहे हो? लेकिन भारत को परमानेंट सीट नहीं दी जा रही है। तो इस बारे में उन्होंने जिक्र किया। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया की मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अपने भारत की है। तो जब इतना बड़ा देश है और इतनी बड़े देश को प्रतिनिधित्व जब कर रहे हैं, तो भाई स्थायी सदस्य तो होना जरूरी है। ये आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था 1945 में, तो इसके बाद 50 देशों ने इसका
इसकी नींव रखी थी। मतलब इस पर जब ये 1950 में, सॉरी 1945 में जब ये बना था, ठीक है, तब इसमें 50 देश शामिल थे। अब अगर देखा जाए तो इसमें 193 मेंबर इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर बॉडी का नाम बोलते हैं यूएनएससी, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, इसको बोला जाता है P5, ठीक है। अब 5 कौन-कौन से हैं? ये 5 वही देश हैं जो विजेता के रूप में निकल के आए हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसके बाद जो विजयी भए थे, उन देशों को स्थायी सदस्य बना दिया गया था। समझ रहे हैं आपको? अब ये रह गए चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और अमेरिका, ये स्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। परमानेंट सदस्य और नॉन परमानेंट सदस्य, समझ रहे? 5 और 10, 15 लोग। अगर कोई भी प्रस्ताव पारित जब होता है तो इन पांचों की सहमति जरूरी है। अगर जब भी कोई प्रस्ताव पारित होगा, ठीक है, तो पांचों की सहमति जरूरी है। अगर पांचों में से अगर किसी एक बंदा ने वीटो लगा दिया तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। समझ रहे हो? इतनी पावर होती है जिसमें, समझ रहे हो बात को? भारत का जोर है कि ये 5 देश 7 दशकों पहले स्थायी सदस्य बने थे। बदलती दुनिया में अब अन्य देश को भी इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। अब ये देखो, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, तुर्की ने भी भारत के बारे में कुछ बयान दिया, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बयान दिया है। तुर्की ने मतलब कश्मीर मुद्दा उठाया। कश्मीर का मुद्दा तुर्की ने उठाया था, ठीक है। तो हमारे जो विदेश मंत्री है, सॉरी, जो विदेश मंत्रालय जो विदेश सचिव है, तो उन्होंने जो रणवीर जायसवाल, उन्होंने इस पे मतलब बयान दिया। क्या बयान दिया था कि पहली इन्होंने जो, अब इनका मुद्दा क्या है कि भारत ऐसा होता है कि जब भी तुर्की क्या होता है, पाकिस्तान का साथ देता है कश्मीर के मुद्दे पर, समझ रहे हो। और जब ऐसी बात आती है तो भारत क्या करता है, साइप्रस का मुद्दा उठा देता है। क्योंकि तुर्की ने साइप्रस के साथ ऐसा ही कुछ किया है जैसा पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है। पाकिस्तान ने भारत का जो पीओके कब्जा लिया था, ऐसे तुर्की ने साइप्रस का हिस्सा कब्जाया हुआ है। उसके बारे में देख लेते हैं। 2 हिस्सों में साइप्रस बटा हुआ है, इसकी आबादी 13 लाख है, ठीक है। तो एक साइप्रस ये है, मतलब ये पूरा साइप्रस ही था, ठीक है। इतने हिस्से को कब्जा लिया। ठीक है। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये बफर जोन है, ठीक है। इधर तुर्की है, इधर साइप्रस है। यहाँ पे मिलिट्री बेस है ब्रिटेन की, 2 मिलिट्री बेस है, इधर साइड भी, इधर साइड भी, और यहाँ पे भी, और इधर पे मिलिट्री है ब्रिटेन की, ठीक है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के हिस्से को कब्जा लिया था, ठीक है। तो जो साइप्रस जो चाहता है कि ग्रीस का सपोर्ट, अब ये जो साइप्रस है, ये आप देखिए मैप में, यहाँ पे साइप्रस है और ये मेडिटेरेनियन सी में है। मतलब ये मेडिटेरेनियन सी में टर्की के बिल्कुल जो एक द्वीप ऐसा ये बना हुआ है छोटा सा, ये साइप्रस है। इसी का ही हिस्सा मतलब तुर्की ने कब्जा लिया था। तो इसी पे ही जब जब टर्की मतलब कश्मीर मुद्दे पर भारत के विरुद्ध बोलता है, तो फिर भारत साइप्रस के मुद्दे को उचका देता है, इसीलिए इनको मिर्ची लग जाती है। समझ रहे बात को? तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो, मेरी न्यूज़ पसंद आ रही हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उसकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। धन्यवाद।